हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। अपन ने इंट्रोडक्शन की क्लास पहले देख चुके हैं। इससे पहले वाली क्लास जो भी थी वो अपनी इंट्रोडक्शन की थी, इंट्रोडक्शन टू लिक्विड्स ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। और ये अपनी एक ही एक्सरसाइज दे रखी है नई बुक में। जो नई बुक एनसीईआरटी की है वही सोल्व करवा रहे हैं। तो इसमें एक ही एक्सरसाइज दे रखी है 5.1। तो ये आज अपन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। तो एक्सरसाइज 5.1 में क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि हमने इंट्रोडक्शन क्लास में क्या पढ़ा था। आपको याद है? जो इक्लियोइड्स है उसने डेफिनेशन दी थी, वो हमने पढ़ी थी। एक्जियोम्स दिए थे वो पढ़े थे, पोस्टुलेट्स दिए थे वो पढ़े थे। ठीक है, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है सभी। तो आपको सॉल्व करने हैं। तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने पोस्टुलेट्स और जो एक्जियोम्स इक्लियोइड्स ने दिए थे वो आपको सभी को याद है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं कि इसमें से ये बताना है कि अपने को ट्रू और फॉल्स कौन से हैं, और रीजन बताना है साथ में कि ट्रू है तो क्यों है, ट्रू नहीं है तो क्यों नहीं है। अब पहला क्या दे रखा है? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। अब आप बताइए कि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास होगी क्या? जी बिल्कुल गलत है ये तो। जैसे देखिए, ये पॉइंट है अपने पास। अब इस पॉइंट से एक ही लाइन पास होगी क्या? ये बताइए आप। तो मैं इस पॉइंट से कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ये कर दी एक लाइन। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। ये देखिए, मैंने कितनी लाइनें कर दी है। और यहाँ पे अपन को दे रखा है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू वन सिंगल पॉइंट। तो ये तो बिल्कुल कतई नहीं हो सकता ऐसा। तो ये तो एकदम सरासर गलत है। गलत क्यों है ये देख लीजिए आप। एक ही पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, और सिंगल पॉइंट से मैंने कितनी लाइनें ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स है। और फॉल्स क्यों है? फॉल्स आपको वो तो पता चल ही गया होगा। फॉल्स क्यों है? फॉल्स इसलिए है कि सिंस थ्रू सिंस थ्रू लैंग्वेज लिख देता हूं, ए सिंगल पॉइंट, थ्रू ए सिंगल पॉइंट an infinite number of lines can pass. number of lines can pass। अब ये आपको समझ में आ गया कितनी भी लाइनें हम ड्रॉ कर सकते हैं, पास कर सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से। यानी कि और भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है एक सिंगल पॉइंट से। इसलिए ये अपना स्टेटमेंट रोंग हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है अपन को। देर आर ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब ये आप बताइए, जैसे ये पॉइंट है अपने पास, ए हो गया, ये पॉइंट है बी हो गया। ठीक है, अब इन दो पॉइंट से अपन लाइन कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी लाइन पास हो सकती है, ये बताइए आप। बताइए कितनी लाइनें पास हो सकती है? सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है इससे। अब आपको लग रहा है और पास हो सकती है? कहाँ से होंगी? इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर और कहाँ से लाइन पास होगी? एक पॉइंट पे तो हो सकती है। एक पॉइंट तो यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पे। लेकिन इन दोनों को साथ में लेकर, यानी कि इन दोनों के साथ कितनी लाइनें बना सकते हैं? एक ही बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स हम पास कर सकते हैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से। तो ये भी अपना क्या हो गया? फॉल्स। तो लिख देता हूं मैं स्टेटमेंट में फॉल्स। सिंस थ्रू सिंस
since through two distinct point only one line can pass. Only one line can pass. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि इस सिंगल पॉइंट से तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं, लेकिन अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दे रखे हैं तो सिर्फ हम एक ही लाइन पास कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस indefinitely on the both side, indefinitely on both side, बिल्कुल हो सकता है। देखिए अभी बताता हूं आपको। एक टर्मिनेटेड लाइन अपन ने ड्रॉ कर ली, ठीक है, कर ली, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस लाइन को आगे नहीं बढ़ा सकते क्या अपन? दोनों तरफ आगे बढ़ा सकते हैं अपन, यानी कि इनफाइनाइट तरीके जितना हो सकता है उतना आगे बढ़ा सकते हैं इसको, यानी कितनी भी लंबी कर सकते हैं हम इसको, इस इधर भी कितनी भी लंबी कर सकते हैं। तो यही तो पूछ रहा है। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन द बोथ साइड, बिल्कुल करेक्ट है, कर सकते हैं हम बोथ साइड, किधर भी बढ़ा सकते हैं अपन। तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो गया? ट्रू हो गया। क्या हो गया? ट्रू। सिंस ए टर्मिनेटेड लाइन A terminated line can be produced indefinitely on both the side। मैंने आपको डायग्राम बना के समझा दिया है कि दोनों तरफ हम इसको बढ़ा सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, कितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या दे रखा। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अब आपको ये नया वर्ड लग रहा होगा, रेडियाई। रेडियाई क्या होता है? ये रेडियस ही होता है, ठीक है। रेडियस तो क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म होती है। क्या होती है? सिंगुलर फॉर्म। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, सिंगुलर फॉर्म होती है, यानी कि एक सर्कल के लिए अगर पता ना हो तो रेडियस बताते हैं अपन, ठीक है। लेकिन एक से ज्यादा यानी कि 2 सर्कल 3 सर्कल, उनके लिए अगर अपन को बतानी है तो उसके लिए हम रेडियाई का यूज करते हैं, यानी कि प्लूरल के लिए। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या दे रखा है? 2 सर्कल्स आर इक्वल, यानी कि 2 सर्कल इक्वल हैं तो उनकी रेडियाई इक्वल होंगी, बिल्कुल होंगी। क्या दिक्कत है इसमें? यानी 2 सर्कल अगर बराबर होंगे तो उनकी रेडियाई तो बराबर ही होंगी, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा, ठीक है। अभी मैं समझा भी देता हूँ आपको डायग्राम के थ्रू, ठीक है। ये अपने पास 2 सर्कल हो गए, ठीक है। ये अपने पास 2 सर्कल हैं, ठीक है। अब इसकी जो रेडियस है, ये आर, ये आर, तो ये दोनों बराबर है, क्योंकि अगर दोनों सर्कल बराबर हैं तो इनकी रेडियस है क्या है? वो भी बराबर होंगे। तो ये इसका ये स्टेटमेंट भी अपना क्या हो गया? ट्रू हो गया, ठीक है, ट्रू। अब इसकी में लैंग्वेज लिख देते हैं। इफ टू सर्कल्स आर इफ टू सर्कल आर इक्वल if two circle are equal then their center and
circumference, the center and circumference will will coincide, and hence radii also equal, radii also इक्वल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सेंटर है, ये सेंटर इसके ऊपर लाएंगे, इक्वल होगा तो बराबर होगा तो कोइंसाइड होगी, यानी कि सरकमफ्रेंस भी कोइंसाइड होगी, सेंटर भी कोइंसाइड होगा, या कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर है एक, यानी कि सरकमफ्रेंस भी अगर इसके ऊपर लाएंगे तो एक के ऊपर एक आएगा, सेंटर भी एक के ऊपर एक आएगा, इसका मतलब रेडियस क्या है, इन दोनों की इक्वल है। तो ये अपना क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अब अपना फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है, इन ए फिगर 5.9, ठीक है, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अब अपने को दे रखा है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के, यानी कि जो ये ए बी है ये इसके बराबर है, ठीक है। एंड और क्या दे रखा है अपन को, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, पी क्यू है वो एक्स वाई के बराबर, यानी कि ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, पी क्यू है वो एक्स वाई के बराबर। तो अपन ये नहीं कह सकते ए बी है, ठीक है, वो पी क्यू के बराबर है, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, पी क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई के। तो हम ये नहीं कर सकते ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, और यही अपन को दे रखा, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, तो इसका मतलब ट्रू, ये भी अपना क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। आई होप ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ये आप मेंटेन भी कर सकते हैं, जो इक्लियोइड्स का फर्स्ट एजियम था वो यही था, ठीक है, लिख देता हूं। according to according to euclid's first axioms states that that things are equal, things which are equal, थोड़ा सा, things which are equal, which are equal, which are equal to the same thing, to the same thing, to the same thing, are equal to one another, are equal to one another। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो इक्लियोइड्स का फर्स्ट एक्सियोम था वो यही कहता है कि द थिंग्स दैट विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यानी कि कोई भी चीज़ है वो अपने इक्वल है सेम चीज़ के, तो वो दोनों भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एंड आर देयर अदर टर्म्स नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। अब ये अपन को डिफाइन करना है, पैरेलल लाइंस क्या होती है। अब पैरेलल लाइंस को डिफाइन करने से पहले मैं डायग्राम से आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहले पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, जैसे एक ये लाइन है, जैसे ये एक लाइन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये पैरेलल लाइन कौन सी होती है। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि कहीं भी माप लो, चाहे यहाँ माप लो, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। पहली चीज तो ये होती है परपेंडिकुलर की, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कभी भी। ये इधर चलेगी, ये इधर चलेगी, ये इधर चलेगी, ये इधर चलेगी, लेकिन कभी भी मिलेंगी नहीं। तो उनको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। पैरेलल लाइंस
are those lines which do not intersect with each other. आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। इंटरसेक्ट नहीं करेंगी यानी कि कभी भी मिलेंगी नहीं है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेंगी, इक्वल। तो ये भी लिख सकते हैं एंड परपेंडिकुलर distance between them always remains same। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। अब इसमें कौन से जो है, जो अपन को क्या है कि हाउ माइट यू डिफाइन देम, व्हाट आर दे, यानी कि आर दे अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। अब इसमें से टर्म क्या है, एक तो लाइंस है जिसको हमको पहले भी डिफाइन करना है, यानी लाइंस के बारे में पता होना चाहिए अपन को। और क्या है, इंटरसेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। और क्या है, परपेंडिकुलर के तो बारे में अपन सेकंड दे रखा है, वहां देख लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज रिमेन सेम, डिस्टेंस वो है, ठीक है। अब इनको भी अगर डिफाइंड करना है अपन को तो पहले लाइंस, अब लाइंस आपको याद आ रही होगी, इक्लोइड्स ने क्या बताया था, ब्रेथलेस लेंथ होती है। क्या होती है, ब्रेथलेस लेंथ होती है लाइंस, यानी कि इनकी कोई भी ब्रेथ नहीं होती है, ठीक है। और फिर और क्या है अपने पास, इंटरसेक्ट। एक क्या अपने पास, इंटरसेक्ट क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है कॉमन पॉइंट, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंटरसेक्ट क्या होता है, कॉमन पॉइंट। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें भी पॉइंट आ गया, पॉइंट को भी पता होना चाहिए अपने को, तो पॉइंट भी लिख देते हैं। पॉइंट क्या होता है, इट डज नॉट हैव एनी पार्ट, इट डज नॉट हैव एनी पार्ट। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डेफिनेशन लिखी है अपन ने। चलिए फिर सेकंड डेफिनेशन लिखते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, चलिए सबसे पहले मैं डायग्राम से समझा देता हूं आपको परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है। जैसे ये लाइन है, दो लाइन है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर लाइन ही होती है ये जो क्या करें, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे। द लाइंस विच आर इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री या एट राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन लिख देते हैं, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती है, जो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे, यानी कि जो 90 डिग्री बनाए उनको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है आपस में। क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। एंगल कितने का बना रही है, 90 डिग्री का, ठीक है। लाइंस विच इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें क्या आपको डिफाइन करना है, इंटरसेक्ट जो अपन ने कर लिया, कॉमन पॉइंट 90 डिग्री हो, देख लीजिए 90 डिग्री क्या होता है, इसको अगर डिफाइन करते हैं तो ये क्या होता है, इट इज राइट एंगल,
90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर लाइन सेगमेंट देखते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है और आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। एक तो होती है अपने पास लाइन, एक होती है अपने पास रे, एक होती है अपने पास लाइन सेगमेंट। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है ये आपको बताना है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे मैं ये लाइनें कर रहा हूं, ये भी लाइन है, ये तीनों लाइनें हैं, ठीक है। अब इनको क्या क्या बोलेंगे, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस आएगा, वो क्या आएगा वो देखना। ठीक है, मैंने 3 ड्रॉ किए। अब इनमें डिफरेंस क्या तीनों में, ये बताइए मेरे को, तीनों में डिफरेंस क्या है। तीनों में डिफरेंस ये है, इसको तो बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, लाइन। ये क्या होती है, लाइन, ठीक है। और ये क्या होती है, ये होती है रे। अब लाइन क्या होती है, जो दोनों तरफ से हम बढ़ा सकते हैं उसको, यानी कि इंक्रीज कर सकते हैं, इसको आगे भी ले जा सकते हैं, इसको भी आगे ले जा सकते हैं, इसको भी आगे ले जा सकते हैं इधर, ठीक है। वो तो होती है लाइन। रे क्या होती है, किरण। रे होती है किरण, जिसका क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, बाकी आगे हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं उसको, लेकिन एक क्या होता है, पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है। वो क्या होती है, रे। और जिसके दोनों ओर फिक्स पॉइंट है वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट। ये क्या है, लाइन सेगमेंट। दोनों तरफ पॉइंट है यानी फिक्स है, अब इसको बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। दोनों तरफ फिक्स पॉइंट हो उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। तो इसकी अपने को डेफिनेशन पूछिए लाइन सेगमेंट की, वो लिख देते हैं। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, इज ए पार्ट ऑफ लाइन, is a part of lines which has a starting point, which has a starting point and ending point। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है लाइन सेगमेंट, क्या होती है कि एक पार्ट ऑफ लाइन होती है विच हैज स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग का भी पॉइंट होता है और लाइन का एंड होता है जहां वो भी पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। अब रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, आई होप ये तो रेडियस ऑफ सर्कल आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। चलिए फिर पढ़ा देते हैं, डेफिनेशन के साथ पढ़ा देते हैं। जैसे ये अपने पास क्या है, सर्कल है, क्या है ये, अपने पास सर्कल है, ठीक है। इसकी रेडियस ये है, इसको क्या बोलेंगे अपन, सेंटर। और ये क्या है, रेडियस, ठीक है। ये रेडियस, ये सेंटर हो गया, ठीक है, यानी कि एक पॉइंट हो गया। तो एक पॉइंट क्या है, सेंटर से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेडियस इज ए लाइन सेगमेंट। ये क्या है, लाइन सेगमेंट। क्यों है लाइन सेगमेंट, क्योंकि दोनों का फिक्स पॉइंट है, एक तो इसका सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है और एक इसका किस पे है, सेंटर पे पॉइंट है। इज ए लाइन सेगमेंट विच हैज वन point at center, one point at center and other point at circumference बोल सकते हैं या आर्क बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। रेडियस क्या होती है,
ये भी एक लाइन सेगमेंट होती है, जिस जो एक पॉइंट तो उसका होता है सेंटर पर, और एक पॉइंट कहाँ होता है सरकमफ्रेंस पर, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्या दे रखा है, स्क्वायर। अब अपन को क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब ये तो आपने छोटी क्लास में वैसे भी पढ़ लिया है, आई थिंक यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, जिसकी क्या होती है, चारों साइड बराबर होती है, वो क्या होता है, जिसकी चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है। ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, और ये साइड हो गई, ये क्या होती है, इक्वल होती है। और एक और खास बात होती है इसमें, क्या होती है, इसके चारों एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल हो, और चारों ही एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये आपके चैप्टर भी है क्वाड्रिलेटरल, इन विच इन विच all four side in which all four sides are are equal and all four angles are 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। चारों साइड, जैसे इसको ए कर लिया, इसको ए कर लिया, इसको ए कर लिया, इसको ए कर लिया। ठीक है, चारों साइड क्या होती है, बराबर होती हैं, और चारों ही जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब यहाँ पर अपने पास एक नया वर्ड आया, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्लोज्ड शेप होती है एक। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है अपने पास, क्लोज्ड शेप, क्लोज्ड शेप विच हैज साइड। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल होता है। चलिए फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, consider two postulates given below. Given any two distinct point A and B, there exists a third point which is in between A and B. और फिर सेकेंड पॉइंट क्या दे रखा, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन सेम लाइन। डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्ट, डू दे फॉलो फ्रॉम इक्लुइड्स पोस्टुलेट। ये अपन को बताना है कि ये जो इक्लुइड की पोस्टुलेट्स है उसको ये डिफाइन करते हैं या नहीं करते, ये देखना है अपन को, ये ट्रू है या फॉल्स है क्या ये। ठीक है, पोस्टुलेट से अगर ये मेल खाते हैं या नहीं खाते। जैसे पहले दे रखा है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। जैसे अपन ने लाइन ड्रॉ कर दी, किसी भी लाइन को अपन ने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब अपने पास ये पॉइंट ए है जो अपन को दे रखा है, ये बी है। अब ये कह रहा है कि इनके बीच में एक पॉइंट सी है, क्या वो लाई करता है, बिटवीन लाइन लाई करता है, बिल्कुल करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक पॉइंट की बात है, यहाँ पे तो इनफाइनाइट
पॉइंट लाई करते हैं, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, यानी कितने भी पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट, जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे तो एक पॉइंट की बात हो रही है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉलो कर रहा है अपने जो इक्लियोइड्स की पोस्टुलेट्स है उसमें। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन सेम लाइन। अब ये देख लेते हैं, जैसे ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये एक लाइन पर कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। यही दे रखा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन सेम लाइन। बिल्कुल 3 पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं जो एक लाइन पर ना हो, सेम लाइन पे ना हो, बिल्कुल हो सकते हैं, ये अलग अलग हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो इक्लियोइड्स पोस्टुलेट्स, दे फॉलो फ्रॉम द एक्सियोम गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम, ठीक है। तो ये है जो पोस्टुलेट्स को है ना फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन एक्सियोम्स को फॉलो कर रहा है। ये सेकंड वन क्या कर रहा है, ये डज नॉट फॉलो पोस्टुलेट्स, ठीक है, बट फॉलो एक्सियोम, एक्सियोम को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्या थी एक्सियोम, वो भी आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। एक्सियोम क्या थी, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन, देयर इज ए यूनिक लाइन that passes through them, that passes through them। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन तो वैसे इतने खास है भी नहीं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half of AB, explain by drawing the figure। चलिए सबसे पहले अपन फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसको प्रूफ करते हैं। जैसे ये अपन ने फिगर ड्रॉ कर ली, ये अपना पॉइंट हो गया ये अपना पॉइंट हो गया B, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट सी है वो इनके दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अब अपने को क्या दे रखा है, गिवन। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, गिवन क्या अपने ए सी इज इक्वल टू क्या है बी सी, ये अपन को दे रखा है। और टू प्रूव क्या करना है अपन को, ए सी है वो क्या है हाफ ऑफ ए बी होना चाहिए, ठीक, ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं अपन प्रूफ यहाँ पे लिखेंगे कि कैसे प्रूफ किया अपन ने, ठीक है। तो चलिए फिर प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले अपन को दे रखा है ए सी इज इक्वल टू बी सी दे रखा है, ठीक है। एक इक्लियोइड्स का एक पोस्टुलेट था कि हम किसी भी दोनों तरफ अगर सेम थिंग से अगर प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। तो हम दोनों तरफ ए सी को ऐड कर रहे हैं, इधर भी ए सी ऐड कर रहे हैं और इधर भी ए सी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे एडिंग बोथ साइड बाय ए सी, ठीक है। ए सी को हमने दोनों तरफ ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब ए सी कितना हो गया, यानी कि 1 कितना होता है 2, तो ए सी कितना हो गया 2 ए सी हो गया इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। ये क्या होता है बी सी, यानी कि बी सी ये रहा प्लस ए सी ये रहा, यानी कि ये पूरा क्या है ए बी, यानी कि बी सी और फिर ए सी, यानी कि बी सी कितना है अपने पास इतना है, ठीक है। बी सी कितना है अपने पास इतना है, फिर प्लस है प्लस ए सी कितना है अपने पास ये ए सी है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये पूरी लाइन हो गई। तो इस पूरी लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी। अब ये 2 है, ए सी के मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 ए बी। और हेंस यही तो प्रूफ करना था अपन को, हेंस प्रूफ्ड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं किया अपन ने, जो यूक्लिड्स की जो पोस्टुलेट्स थे उनको यूज किया है कि दोनों तरफ हमने इक्वल थिंग से ऐड करना है। दोनों तरफ अपन ने इक्वल थिंग ऐड की है, एसी ऐड किया, इधर भी एसी ऐड किया, इधर भी एसी ऐड किया, तो इसका मतलब इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इधर ए सी प्लस ए सी कितना हो जाएगा, 2AC हो जाएगा, इजिकल टू बी सी ए सी, बी सी और ए सी कितना हो गया, ए बी। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, इधर चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ए सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए बी। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन फॉर पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूफ दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट क्या होता है, इसका थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। मिड पॉइंट किसको बोलते हैं, जैसे ये अपने पास लाइन है जो पिछले क्वेश्चन में दे रखी थी अपन को। यहाँ पे क्या था, ए था, यहाँ पे क्या था, बी था, ठीक है, ये बी था, और यहाँ पे क्या था, सी था, ठीक है। तो ये सी है, इसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं। मिड पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों, ये ए बी को है ना, दो बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ए सी है वो इज इक्वल टू किसके है, बी सी के, यानी कि ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, बीच का पॉइंट हो गया, यानी कि दोनों तरफ अब बराबर है, ये भी इतना भी, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो इसका मतलब सी क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अपन को ये प्रूफ करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट, यानी कि जो भी लाइन सेगमेंट है वो खाली एक ही मिड पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट। ये अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इस प्रूफ के लिए हम ये मान लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अपन ये मान लेते हैं इस लाइन के 2 मिड पॉइंट है। कितने मिड पॉइंट है, 2, ए सी और सी और डी, 2 मिड पॉइंट है, ठीक है। ये मान रहे हैं अपन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूफ करेंगे हम, ठीक है। लेट C and D are midpoint of AB, ठीक है। ये अपन ने मान लिया कि C और D दोनों ही मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर ये बात अपनी गलत आ जाएगी तो इसका मतलब एक ही लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है। अगर ये बात सही आ गई तो फिर तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। अब देखते हैं, इन दोनों को अपन ने मिड पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम सी को मिड पॉइंट लेके चलते हैं। सी इज मिड पॉइंट, दोनों मिड पॉइंट अपने, तो पहले अपन सी को लेके चलते हैं। सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। फिर यहाँ से क्या कंडीशन आती है, अगर सी अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ए सी है वो बी सी के इक्वल होगा। ए सी इज इक्वल टू किसके होगा, बी सी, ठीक है। अब दोनों तरफ अपन एस सी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी अपन ने जो पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसा ही किया है, वही कर रहे हैं। BC को भी ऐड कर दिया अपन ने, दोनों तरफ AC को, ठीक है, दोनों तरफ ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 2AC आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, BC प्लस AC कितना हो गया, BC प्लस AC कितना हो गया, AB कितना हो गया, AB हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। इसको अपन ने एक मान ली, इक्वेशन एक मान ली, ठीक है। अब लेते हैं अपन डी को मिड पॉइंट। मान लीजिए डी है मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब डी को लेकर चलते हैं। डी को लेकर चलने से अपने पास क्या इक्वेशन आती है, ठीक है। डी अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डी इज इक्वल टू बी डी, ए डी इज इक्वल टू बी डी हो गया, ठीक है। अब ए डी इज इक्वल टू बी डी हो गया, और बी डी क्या है अपने पास, ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, बी डी हो गया, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ए डी को बोथ साइड ऐड कर देते हैं,
यानी कि उधर AC को ऐड किया था अपन ने बोथ साइड, यहाँ पर AD को अपन ने बोथ साइड ऐड कर दिया, BD प्लस AD कर दिया। ठीक है, यहाँ से क्या गया 2AD इज इक्वल टू BD यानी कि ये इतना और फिर AD ये इतना, कितना हो गया पूरा AB हो गया। ठीक है, ये AB हो गया, इसको अपन ने इक्वेशन मान ली 2। ठीक है, अब अपने पास क्या आ रहा है कि 2AC है वो इक्वल है AB के, 2AD है वो किसके इक्वल है AB के। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं AB के, तो फिर 2AC है वो किसके इक्वल होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में क्या है 2AC इज इक्वल टू क्या है AB, और AB की वैल्यू अपने पास क्या है 2AD, तो AB की जगह क्या लिख देंगे 2AD। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या आ गया AC इज इक्वल टू AD, क्या आ गया AC इज इक्वल टू AD। इसका मतलब क्या है, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अपने पास क्या आया AC इज इक्वल टू AD आ गया। तो ये कब संभव हो सकता है, ये कब पॉसिबल हो सकता है, दिस इज पॉसिबल this is possible only one point C and D are representing a single point, ये AC और AD तभी इक्वल हो सकते हैं जब C और D क्या हो एक ही पॉइंट पे हो, तभी ये AC और AD। अब क्योंकि देख लीजिए AC और AD ये इक्वल कब होंगे, जब ये D है ये उठकर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, AC अपने पास क्या आ गया AC इज इक्वल टू AD। देखिए मैं डायग्राम से समझा देता हूँ आपको, ये A है, ये B है, ये C है अपने पास। ठीक है, ये C है, यहाँ पर D था, तो AC और AD कब इक्वल होंगे, जब ये AC उठकर कहाँ जाएगा C पर, यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट अपना क्या है एक ही है। ठीक है, तभी तो AC और AD इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, hence our objection is wrong, and there can be only one midpoint of given line segment of a given line segment। आई होप ये आपको समझ में आ गएगा प्रूफ करना। अपन ने कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड का यूज किया है कि सबसे पहले अपन ने 2 पॉइंट मान लिए, ठीक है, कि 2 पॉइंट है, और फिर हमने प्रूफ कर दिया कि वो दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे है। इसलिए क्या गया कि जो मिड पॉइंट होता है वो ओनली एंड ओनली एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन ए फिगर इफ AC इज इक्वल टू BD, गिवन क्या अपने पास AC इज इक्वल टू BD, ये अपन को दे रखा है। टू प्रूफ क्या करना है अपन को, AB इज इक्वल टू CD, ये प्रूफ करना है अपन को। ठीक है, तो अपन ये लेकर चलते हैं AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD। अब अपने पास पोस्टुलेट्स हैं कि किसी भी सेम चीज से अगर प्लस या माइनस करते हैं दोनों तरफ तो क्या रहता है, इक्वल ही रहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं AC से BC माइनस कर देते हैं, AC से BC माइनस कर देते हैं, इधर भी BD से BC माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों तरफ अपन ने कर दिया।
क्यों कर दिया? फ्रॉम इक्लुएट्स पोस्टुलेट्स। ठीक है, अब यहां से क्यों किया, BC को माइनस क्यों किया? क्यों? अपन को क्या चाहिए था? AB चाहिए था, और अपन को क्या दे रखा था? AC, यानी कि AC ये है, AC ये है। अपन को क्या चाहिए था? AB चाहिए था, तो AB चाहिए था, AC दे रखा है, तो अपन को क्या निकालें कि AB रह जाए अपने पास। BC को निकालते क्या रह जाएगा? AC रह जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन ने क्या किया है? BC माइनस किया, दोनों तरफ तो इक्वल ही रहा है। अब AC माइनस BC क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू BD माइनस BC क्या हो जाएगा? CD। हैंस प्रूफ्ड, ये अपना प्रूफ हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको यहाँ पर। चलिए फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को? 6th क्वेश्चन अपन ने कर लिया है अपना, ये लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा ये। Why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth? ठीक है, note that this question is not about the fifth postulates. अब axiom 5 क्या बोलता है अपने को? axiom 5 है वो क्या बोलता है, याद है आपको? whole is greater than part। ये axiom 5 क्या अपने पास? whole is greater than a part, यानी ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। चाहे संसार बदल जाओ, चाहे सब कुछ बदल जाओ, लेकिन ये तो कभी नहीं बदलने वाला है। ठीक है, जैसे अपन ने कोई ये ले लिया, पिज्जा ले लिया, चलिए आपका भी फेवरेट है, पिज्जा ले लिया। ठीक है, आपने पिज्जा खाया होगा कभी, तो ऐसे ऐसे पार्ट्स आते हैं। ठीक है, पिज्जा के 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पार्ट आते हैं। ठीक है, ये पूरा पिज्जा है, इसके 8 पार्ट हैं। ठीक है, अपन ने एक पार्ट को अलग कर लिया, इसको, इस पार्ट को अलग कर लिया अपन ने। ठीक है, थर्ड नंबर को। ठीक है, तो ये बताइए, ये पार्ट है वो इससे बड़ा हो सकता है कभी? हो सकता है कभी बड़ा? नहीं हो सकता। हमेशा जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, और जो उसका पार्ट होगा वो हमेशा ही छोटा रहेगा। ये आप समझ लीजिए, हमेशा समझ लीजिए। ठीक है, जैसे आपने और भी कुछ देखा होगा, जैसे नारियल देखा है आपने? नारियल, ठीक है, उसके अंदर खाने वाला जो भाग होता है वो उसके अंदर होता है। ठीक है, वो उसका पार्ट है, तो वो कभी उस बड़े वाले नारियल से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट, ये हमेशा क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अपनी एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 5.1 अपनी यहाँ पे समाप्त होती है। इतने ही क्वेश्चन इसमें थे। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपन कल 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त है, तो कल की तो वैसे हॉलीडे, तो फिर अपनी अगली क्लास आएगी परसों। ठीक है, 16 अगस्त को। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।